हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी, सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, उसको हम रीड करेंगे। इसके अंदर उसके रिलेटेड मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा, उसको डिटेल्ड में समझा दूंगा आपको मैं। तो हमें इस चीज़ का पता ही है कि सेल किसने डिस्कवर करी थी और कैसे करी थी, तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सेल डिस्कवर करी थी रॉबर्ट कुक while examining while examining the dead कॉग सेल। ये हमें बताइए इस चीज का। तो सेल क्या होती है वो हमें पता है कि सेल होती है, लैटिन वर्ड है ये, लैटिन वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है a little रूम। लिटिल रूम क्यों दिया है नाम रॉबर्ट हुक ने? इसलिए दिया है क्योंकि एक्चुअली जब उन्होंने उसको डिटरमाइन करा उनके माइक्रोस्कोप से, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से, तो उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्ट्समेंट दिख रहे थे उनको। ये छोटी छोटी चीज दिख रही थी, उसमें डॉट था। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर में दे दूंगा, दिखा दूंगा आपको एक पिक्चर में सेल की। तो ये जो लिटिल कंपार्टमेंट्स है उनको उन्होंने सेल बोला, और जब बीच में डॉट था उसको बोला न्यूक्लियस। फर्स्ट पैराग्राफ में ये दिया हुआ है और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। While examining a slice of cork, मैंने आपको बता दिया है। तो रॉबर्ट हुक saw the cork resembled honeycomb, ठीक है। cork is a substance which comes from bark of tree, ये बता देता हूँ। cork क्या होती है? ये जो ट्री की बार्क होती है, तो इरेज करके वापस लिख देता हूँ। ट्री की बार्क से आता ही है। सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा था। लैटिन वर्ड है ये सेल, लिटिल रूम, ठीक है। दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड रॉबर्ट हुक ने सबसे फर्स्ट टाइम, पहली बार था ये, मतलब कि इन्होंने एक चीज सेल ढूंढी थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा था सेल को। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आई उसके बारे में, न्यूक्लियस आया, उसके बारे में डिटेल्स बताई, सब बताया करा। तो इनके बाद में हुआ सब कुछ, लेकिन इन्होंने बताया था कि सेल से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, बस सेल के बारे में बताया। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द living organisms made up of? तो एक बार इसको लिख देता हूं मैं। इसको फोकस कर देता हूँ। हाँ, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। किससे बने होते हैं? सेल्स से। सेल्स को हम कहते हैं, सेल्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life।
स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चीज के रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। सेल्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ व्हाई, या फिर ऐसा आ सकता है व्हाई सेल आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप क्या बताओगे इसका आंसर? स्ट्रक्चर के लिए बताओगे आप सेल प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द सेल, सॉरी सेल प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द बॉडी। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जैसे ब्रिक्स जो होती है हमारी वॉल बनाने के काम आती है, तो हमारी जो बॉडी के अंदर ब्रिक्स है वो है सेल। तो हमारी हर चीज में हर जगह सेल होती है, तो ये सेल ही हमारी बॉडी को बनाती है। अगर सेल नहीं हो तो अपन, पहली बात तो अपन लाइफ नहीं होगी, अपनी जिंदा नहीं होंगे अपन। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वो ब्रेन ऑफ सेल है, और वही सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेकंड चैप्टर टिश्यू में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, देख लेना वीडियो, आई बटन में लिंक आ सकती है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। टिश्यू में बताया गया है कि सेल से टिश्यू बनता है। टिश्यू सारे स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो टिश्यू करता है या सेल करता है? सेल ही करता है, सेल ही हो गया टिश्यू का। सेल जो है फंक्शन करता है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं सेल फंक्शंस ऑल द, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो सेल कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन इन आवर बॉडी, एग्जांपल रेस्पिरेशन, सिक्रेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस क्वेश्चन का रिलेटेड हमें पता चल गया है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ है वो काई से बने? सेल्स। अब व्हाट हम पढ़ेंगे, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पर, सेल की बात हो रही है, सेल की बात हो रही है यहाँ पर। These structures look similar to each other. सारी सेल सिमिलर से दिखती है, इस बात का हमें पता ही है। हमारी रेड ब्लड सेल्स है वो रेड इस टाइप की होती है, स्पिंडल शेप, सॉरी स्पिंडल सिलेंड्रिकल शेप, सारी इसी शेप की होगी। टुगेदर दे हाँ, मैंने आपको बता दिया कि सेल्स होते हैं, नॉट ओनली ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। हाँ, अब एक मोल्टो नो जो बॉक्स दिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो सारी डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर? सेल्स। आंसर ये है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स। इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग तो कह सकते हो आप। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है? सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किसने करी थी? बताओ, बताइए कि मैंने आपको। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक in the year of 1665, ठीक है। He observed the cell in a cork slice. इन्होंने जो सेल को ढूंढा था वो कॉर्क स्लाइस में था, हमें पता है, बार्क ऑफ द ट्री, हनीकॉम्ब में। हाँ, तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, खुद के इस माइक्रोस्कोप से, ल्यूवेनहॉक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इन्होंने पहले जब देखा रॉबर्ट हुक ने, उसके बाद देखा था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक इन द ईयर ऑफ 1674। अब इन्होंने थोड़ा अपग्रेडेड माइक्रोस्कोप से देखा था। इन्होंने अपग्रेडेड माइक्रोस्कोप से देखा था। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख लेना, ताकि दो बार अगर आप वीडियो को देखोगे ना तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ,
तो इसके बाद हमारा आता है इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन द 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? रॉबर्ट नहीं ब्राउन। कब करा था? 1831 में क्या करा था उन्होंने? न्यूक्लियस को फाइंड करा था। हाँ ये ना स्पेलिंग सही ना, रॉबर्ट ब्राउन सही है, न्यूक्लियस सही है, 1831 ये ना। हाँ तो इसके बाद हमारा आता है सेल थ्योरी। जब आपके टीचर्स ने इसको पढ़ाया था इस चैप्टर को, जब तो 99 नहीं 100% श्योर हूँ सेल थ्योरी जरूर लिखवाई होगी। नहीं लिखवाई है तो मैं लिखवा रहा हूँ, इसको लिख लेना। सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो देख लो। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आएगा? व्हाट इज अ सेल थ्योरी, हु एक्सपेंडेड दिस, और व्हाट इज इन द सेल थ्योरी हो गया। तो इसका क्या होगा आंसर? सेल थ्योरी में क्या होता है? सेल थ्योरी में बताया है द सेल्स comes from pre-existing cells। जो नई सेल्स आ रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आ रही है। प्री एग्जिस्टिंग यानी होता है जो सेल पहले से ही है उसके अंदर से आ रही है। ये हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का लोगस द सेल थ्योरी इसका अंदर एक पॉइंट तो ये आएगा। अब सेकंड पॉइंट आएगा दैट ऑल द एनिमल्स and plants made up of basic unit of life cells। ठीक है, तो अब हमारा है, अब ये सेल थ्योरी किसने बताई थी? टू बायोलॉजिस्ट विर्चोव एंड स्क्लेजिन। Which was called Schleiden and Schowen। ये 3 नेम्स वो इम्पोर्टेंट है, इसको मैं थोड़ी राइटिंग अच्छी करता हूँ। इसको फाइंड किसने करा था वो यहाँ बता देता हूँ मैं। 2 बायोलॉजिस्ट डेवलप फाइंड 2 biologists, first was Schleiden, second was Schowen। अब इसको फर्दर किसने एक्सपेंड करा था? वो थे विर्चॉव। क्लियर? तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या बताया है स्क्लेजिन, स्कोवन। हाँ तो ये जो पॉइंट है ना ये विर्चॉव ने बताया था। बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना सेल थ्योरी में। इन्होंने कैसे बताया था ये, अगर वो आ जाए हाउ विर्चॉव एक्सपेंडेड सेल थ्योरी, तो आप बोलोगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। with the help of electron microscope। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स। अगर ये नहीं आता तो अपन को कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पता नहीं होता। यहाँ तक हमारा क्लियर है सेल थ्योरी तक? हाँ यहाँ तक हमारा चैप्टर थोड़ा क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो
कमेंट सेक्शन में पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई जरूर दूं या फिर वीडियो बना दूं उस चीज पे, टॉपिक पे। The invention of magnifying lenses led to discovery microscopic world. अब हम पढ़ते हैं organisms on the basis of cells. Organisms are of two type, unicellular and multicellular। 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, अगर अभी भी आपको नहीं आता है तो अभी याद कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि दोनों चीजें हमेशा काम आएगी आपके। यूनिसेलुलर, ओनली वन सेल इज प्रेजेंट, दिस इज वन। और मल्टीसेलुलर में मोर देन टू सेल्स। इसका एग्जांपल क्या है यूनिसेलुलर का? पैरामीशियम, अमीबा, काफी सारे बैक्टीरियाज। राइटिंग थोड़ी अच्छी कर लेता हूं। अमीबा और बैक्टीरियाज काफी सारे। अब जो मल्टीसेलुलर उसके एग्जांपल है ह्यूमंस। क्या यार, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। ह्यूमंस, प्लांट्स से, एनिमल्स से ह्यूमन एक ही चीज है। यहां तक क्लियर है? ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया है कि सेल डिवाइड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम पढ़ते हैं इसको क्लीन करने में थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा रेड हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। और शेप एंड साइज रिलेटेड टू द टास्क दे परफॉर्म्स। तो सेल की शेप है, साइज है, वो उनके टास्क के अकॉर्डिंग होती है। अगर टास्क बड़ा है तो बड़ी होगी, छोटा है तो छोटी होगी, इस टाइप से। सेल्स जो है सेम साइज और सेम शेप की नहीं होती है, वो टास्क के रिलेटेड होती है। ये हमने पढ़ लिया, क्लियर है? ईच सेल हैज अ कैपेसिटी टू परफॉर्म टास्क। ईच सेल हैज अ कैपेसिटी टू परफॉर्म अ टास्क, मतलब जो हर एक सेल है वो टास्क परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखती है, कैपेबिलिटी है उसकी है। अब जो सेल है टास्क कैसे परफॉर्म करती है? अब जैसे एक सेल है, जैसे मैं हूँ, अब मैं या तो पढ़ाई कर लूँ, या फिर मैं पढ़ाई करा लूँ, या फिर मैं साफ सफाई कर लूँ, तो मैं अकेले सारे काम तो कर नहीं सकता। अब जो अकेला जो काम, जैसे एक सेल जो इसमें काम करती है वो होता है यूनिसेलुलर, लेकिन हम जो ह्यूमन से उनमें मल्टी सेल होती है। तो हर जो सेल है ट्रिलियंस सेल है, ट्रिलियंस। अब सेल जो है वो टिश्यू बनाती है, और हर जो फंक्शन के लिए अलग अलग टिश्यू होती है। रेस्पिरेशन के लिए अलग, रिप्रोडक्शन के लिए अलग, और सिक्रीशंस के लिए अलग, ब्रीथिंग के लिए अलग, सब के लिए अलग अलग। तो इसलिए उस चीज़ को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर की परफेक्ट जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बुक में से बता देता हूँ। बुक के अंदर ये अज्यूम कर रखा है बुक वाले जिस राइटर ने कि हमें इस चीज का पता है डिवीजन ऑफ लेबर का। बता देता हूँ मैं आपको। द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क।
there are specific cells for specific function. क्लियर है? बुक में दिया नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है. This means that different part of the human body perform different function. ये हमने कर लिया. Human body is hard to pump, ठीक है, ये भी हमने कर लिया. Each part of cell will perform a special function, ये भी हमने कर लिया. The cell is able to live and perform all the function because of cell organelles. पता है? These organelles together constitute the basic unit of called cell. Interesting of cells. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ. अब दो क्वेश्चंस हैं. Who discovered cells and how? Robert Hooke discovered the cells while determining the bark of cells of the honeycomb. ऐसे लिख देना, मार्क्स ले लेंगे फिर. सेकंड क्वेश्चन है, why is the cell called structural function unit of life? क्वेश्चन आ गया है जो मैंने आपको बताया था. स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है बॉडी को, और फंक्शन इसलिए क्योंकि वो सारे परफॉर्म टास्क करती है, फंक्शन सारे परफॉर्म करती है वो. अब हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है, अभी हमने क्या करा है, व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, ये हमने कर लिया. व्हाट हमें पता चल गया किससे बना है ऑर्गेनिजम्स, सेल से बना है. अब सेल कैसे बनी है, व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ. सेल बनी होती है काफी सारी चीजों से. मैं लिख देता हूँ किस चीज से बनी है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पता है इस चीज का? मुझे लगता नहीं है इस चीज को बताने की जरूरत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि हमने 6th 7th 8th तीनों में पढ़ा है. 8th में तो बहुत क्लियरली पढ़ा है, 9th में वापस आ गए तो काफी सिंपल है. ऐसे तो सेल चैप्टर बहुत सिंपल है, टिश्यू को याद करने में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन इसको एक बार पढ़ने में याद बताइए. All activities inside a cell and interaction of the cell with the environment are possible those. अब ये तीन चीजें हैं, 1 2 3, एक और है सेल वॉल. 1 2 3 and 4, ये हमारी सेल जिससे बनी होती है. इसके बाद लास्ट टॉपिक, लास्ट ही है शायद, हाँ लास्ट टॉपिक है फिर, सेल ऑर्गेनिल्स. सेकंड लास्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. काफी ज्यादा सिंपल है, इतना बड़ा पैराग्राफ में दिया है, बिना बात के दिया है. इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेपरेट कंटेंट्स. क्लियर कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ. अब मैं लिख देता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, it is the outer protective covering of the cell. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ परमिट्स, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. और ये क्या कहलाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये क्यों कहलाती है ऐसा, इसका आंसर हमारे पास है. इसका आंसर यहाँ नहीं है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर है. मैं लिखता हूँ अभी आंसर कहाँ पर है. इट अलाउज materials in and out of the cell, in and out of the cell, therefore it is known as semi permeable membrane.
ठीक है, हमने कर लिया। फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीटेड। सेकंड पैराग्राफ, सेकंड, some substance like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by process called diffusion. डिफ्यूजन क्या होती है? केमिस्ट्री में भी है, इसके अंदर भी है। केमिस्ट्री में इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है, इसके अंदर कुछ और ही है। इसके अंदर है some gases, some gases enter in the cell, enter or exit, sorry, or exit into cell this process, ये ना, this process is called diffusion. High to low concentration, high to low concentration, something similar to this happens. मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देता हूँ बोर्ड पर, एक सेकंड आप। अब हमारा आता है ऑस्मोसिस। Osmosis is the movement of water molecules in and out of the plasma membrane. Osmosis हमने पढ़ रखी है। ये जो प्रोसेस है वो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। अब हमारे आते हैं सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस हमने पढ़ रखे हैं केमिस्ट्री में, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन ओवरव्यू दे दूँगा बस मैं आपको। Solutions are of three type. First, hypotonic. Hypotonic solutions. Hypotonic में क्या होता है? Where the solute is greater than solvent. यही होता है ना? The median surrounding is higher and water concentration outside solution dilute. इस बुक में इतनी घटिया लैंग्वेज दी हुई है। मीडियम सराउंडिंग सेल, सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है, सॉल्यूट कम होता है, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, लेकिन केमिस्ट्री में होता है ये। इसके अंदर जो होता है वो होता है सेल सराउंडेड बाय cell is surrounded by what? Cell surrounding has higher and inside the cell low water concentration.
ये होता है इसमें। क्लियर? आइसोटोनिक में सेम होता है अंदर बाहर। थर्ड होता है हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में आउटसाइड सेल लेस, इनसाइड सेल हाई। अब वाटर क्या होता है? हाइट हो जाता है हमेशा, तो जो इसके अंदर है हाइट हो जाएगा, पानी अंदर से बाहर चला जाएगा, तो हमारी सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, यानी सिकुड़ जाएगी। हाइपोटोनिक के अंदर क्या होगा? स्वेल हो जाएगी, यानी कि मोटी हो जाएगी, फटने वाली होगी, फट भी सकती है, ज्यादा हो जाएगा तो। आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं होगा, अंदर बाहर बराबर ही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक तीनों क्लियर। सॉल्यूशंस भी क्लियर हो गए हमारे। अब हमारा आता है डिफ्यूजन। ठीक है, ये हो गया। प्लाज्मा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन अलाउज the process of इनटेकिंग या फिर आप ले सकते हो एनगल्फ द फूड इन द अमीबा। वो किससे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उस प्रोसेस को कहते हैं हम, उस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पर। अब हमारा आता है सेल वॉल। सेल वॉल मुझे समझने की जरूरत नहीं है, इस चीज को मैं आपको पैराग्राफ में दिखा देता हूँ, बुक के अंदर दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा सेल वॉल। सेल वॉल, प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है प्लांट सेल। ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। और ये मेनली कंपोज होती है सेलुलोज की। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage of contraction of the contents cell away from the cell. This phenomenon is plasmolysis. इसको लिख देता हूँ मैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है? जो प्लाज्मोलाइसिस होता है वो होता है अब जो बाकी का बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ हम बुक में से कर लेंगे, क्योंकि इतना लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। प्लाज्मोलाइसिस मैंने पढ़ लिया है। व्हाट वी इन्फर, सेल वॉल्स परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स हाइपोटोनिक, द सेल एक्सर्ट्स द प्रेशर। कुछ भी नहीं है पैराग्राफ में, बिना बात के लिखा हुआ है, सिर्फ सेल ऑस्मोसिस करते हैं, लिविंग सेल्स। ये इम्पोर्टेंट। जब सेल श्रिंक होता है तो सेल से कंटेंट्स दूर हो जाते हैं, ये हमने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा न्यूक्लियस। ये कुछ भी नहीं है इसमें, काम का यहाँ पर होगा। सेल ऑर्गेनेल्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस इज डबल लेयर कवरिंग। न्यूक्लियस डबल लेयर कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allow the transport of materials from inside the nucleus and to the outside। मैं इसको एक बार समझा देता हूँ कि आपको, पहले मैं आपको सुनो, पहले मैं आपको साइटोप्लाज्म बता देता हूँ। जो न्यूक्लियस है उसको मैं आपको काफ़ी एनिमेशन के साथ बताऊँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइटोप्लाज्म में जो है, इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म बिकॉज दिस रीजन टेक अप very little strain. This is a fluid like structure. Cell organelles are enclosed by cell membranes. अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार।
जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड, साइटोप्लाज्म इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। ये एक सेल है, इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इसका न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये सब जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। एक पॉइंट ये हो गया फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है ये शेप देता है सेल को। ये जो भरा होगा ना अगर, तो फूला फूला रहेगा, जैसे पानी भरा है मुंह में, अगर तो ये मुंह में ऐसा रहेगा, वैसे ये सेल होती है वो फूली रहती है। तो ये हमारा होता है कंप्लीट साइटोप्लाज्म। अब हमारा आता है लास्ट में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरे फ़ोन में बैटरी सिर्फ 4% रही है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। आता है न्यूक्लियस, सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्रेन ऑफ सेल, present at center of the cell, control over the functions, double covering, protective covering, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको हम। और क्या है न्यूक्लियस के अंदर? हाँ, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, जो है डीएनए, क्रोमेटिन मटेरियल्स बना होता है ये। मैं साफ लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ मैं। ये हमारे सारे पॉइंट्स लिख दिए मैंने यहाँ पर। सेल जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस जो है ब्रेन ऑफ सेल है। ये सारे फंक्शन को, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये डबल प्रोटेक्टिव कवरिंग का बना होता है, जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि क्रोमेटिन मटेरियल से बने होते हैं। और जो क्रोमेटिन मटेरियल्स है वो डीएनए होल्ड करते हैं। डीएनए जो होता है वो हमें बताइए, डीएनए जो है इनहेरिडिटी मटेरियल्स को होल्ड करता है, जो पेरेंट्स से अपने चाइल्ड को ट्रांसफर होते हैं, हम बोलते हैं डीएनए मैच वगैरह वगैरह। तो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं सारे काम। तो न्यूक्लियस तक हमारा सब और साइटोप्लाज्म तक क्लियर है। अब हमारा आया सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। थैंक यू।